बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है फेज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पे। आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय द फेज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और फेज़ ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट्स V is a instantaneous value of alternating voltage which is equal to the V naught, that's a peak value of alternating voltage into sine of theta. Student, here theta is known as a phase of alternating quantity, or you can say that here the theta is the phase of alternating voltage. And we know that theta is equal to omega d, so we can replace in this expression theta by omega t, V naught sine omega t. And similarly, in the case of expression of alternating current I naught, that's a instantaneous value of alternating current which is equal to the I naught, the peak value of alternating current, into sine of theta. Theta is the phase of alternating current, or you can say that theta is the phase of alternating quantity. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोल दें, अल्टरनेटिंग करंट बोल दें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल लें, उन सब के लिए इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो थीटा आ रहा है, थीटा को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा टी से। ये थीटा या ओमेगा टी जो है स्टूडेंट, इसी को हम लोग फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये थीटा क्या एक्सप्लेन करता है? थीटा इज अ फेज इज अ एंगल विच डिस्क्राइब्स the instantaneous values of the alternating voltages as well as the alternating current. ये स्टूडेंट जो थीटा है, ये जो फेज है, ये हमें एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना है, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू कितना है, ये एक्सप्लेन करके देता है। जिस तरह से ये आपके सामने मैंने यहाँ पे फिगर ड्रा की है, अल्टरनेटिंग साइकिल ड्रा की है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे इनिशली जीरो फेज है, ठीक है, जीरो टाइम पे जीरो फेज है। अगर हम लोग बात करें जब टाइम है t/4 तो फेज है π/2, टाइम हो गया t/2 तो फेज हो गया पाई, या इसमें ये मैंने रेडियन में लिखा हुआ है, आप डिग्री में भी बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जीरो टाइम में जीरो फेज, और यहाँ पे t/4 टाइम में π/2 रेडियन और 90 डिग्री फेज हो गया। यहाँ पे टाइम जब t/2 होता है तो फेज यहाँ पे पाई रेडियन और 180 डिग्री हो गया। जब टाइम होगा 3t/4 तो यहाँ पे फेज हो गया 3π/2 और 270। जब टाइम हुआ t तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ इसी का, तो यहाँ पे फेज हो गया 2π रेडियन और 360 डिग्री। आप लोग चेक करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट, ये थीटा हमें डिफरेंट एट एनी इंस्टेंट of this alternating cycle gives the instantaneous values of alternating voltage and current. Let's see, यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे फेज जीरो है, टाइम जीरो है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे वी में और आई में, ये थीटा की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज भी जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें टाइम t/4 पे है, फेज π/2 है, तो यहाँ पे ये पीक वैल्यू मिल रही है, हमें पोटेंशियल भी यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा और करंट भी मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग t/2 की बात करें, जब हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो टाइम है t/2, तो वहाँ पे फेज है पाई रेडियन और 180 डिग्री, तो यहाँ पे दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों की वैल्यू जीरो होगी स्टूडेंट। सिमिलरली जब फेज हो हमारे पास 3π/2 रेडियन और 270 डिग्री, तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों मैक्सिमम होंगे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव पीक्स पे इनकी वैल्यूज होंगी। सिमिलरली जब टाइम एक कंप्लीट हो चुका हो, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी हो, तो हमारे पास यहाँ पे जो फेज बन रहा है, एंगल बन रहा है 2π रेडियन और 360 है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों का वैल्यू स्टूडेंट वो ज़ीरो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग फेज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो फेज़ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के एक्सप्रेशन बताता है, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ डिटरमाइन करके देता है। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। फेज से ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो फेज डिफरेंस का कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। जिस हिसाब ने देखा है थीटा इज अ फेज, अल्टरनेटिंग साइकिल के लिए डिफरेंट पॉइंट पे फेज कितने हैं, और उस फेज के हिसाब से हम लोगों ने अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को भी देखा है। उसी तरह से हम लोग समझेंगे यहाँ पे फेज लैग और फेज लीड से क्या मुराद है। स्टूडेंट, आप लोग कॉमनली डेली लाइफ में समझते होंगे लीड मीन जो आगे है, लैग मीन जो पीछे है। अगर दो पर्सन जा रहे हैं, दो गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी जो आगे होगी हम बोल
उसको बोलेंगे वो लीड कर रही है, जो उसके पीछे होगी हम बोलेंगे ये लैग कर रही है, ठीक है। जो आगे होगा मीन वो लीड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडर लीड कर रहा है। लैगिंग, लैग पीछे है, ठीक है। लीड मीन फ्रंट में, लैग मीन जो बैक पे है, ठीक है। जो पीछे है वो, उसके लिए हम लोग लैग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो आगे जा रहा है उसके लिए लीड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल के हिसाब से बताना है कि ये मेरे पास दो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम है, इनकी मदद से हम लोगों ने समझना है इनमें से कौन सी वेव वेव 1 है, वेव 2 है, कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है। और यहाँ पे फेज डिफरेंस हम लोगों ने बताना है कि कितने फेज डिफरेंस से लीड एंड लैग हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो ये देखिए रेड कलर में मैंने वेव 1 को रिप्रेजेंट किया है। ये वेव 1 यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इस तरह से ये एक अल्टरनेटिंग वेव है, तो यहाँ पे यहाँ ये जाके इस पॉइंट पे, ये जी पॉइंट पे एंड हो रही है, इस पॉइंट को जी का नाम दे दें। और सेकेंडली जो ग्रीन कलर में वेव है वो वेव 2 है, वो स्टार्ट पीक वैल्यू से हो रही है इस तरह से वेरी करते हुए, ये भी अल्टरनेटिंग वेव है, और यहाँ पे पॉइंट एफ पे ये एंड हो रही है। इन दोनों वेव्स के लिए हम लोगों ने समझना ये है कि कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है, और फेज डिफरेंस कितना, दोनों का जो फेज है उनमें डिफरेंस, किसी भी पॉइंट पे एंगल में डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास फेज डिफरेंस होगा। देखिए एट पॉइंट हम सबसे पहले दोनों वेव्स के लिए एंगल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रेड कलर वेव 1 के लिए एंगल लिखूं, उसका फेज लिखूं। तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका फेज होगा 0, बी पॉइंट पे इसका फेज होगा, मैक्सिमम पीक है π/2, सी पॉइंट पे ये इसका फेज होगा स्टूडेंट पाई, और यहाँ पे डी पॉइंट पे इसका फेज होगा 3π/2, और यहाँ ई पॉइंट पे इसका फेज होगा 2π, और यहाँ पे इसका फेज होगा 5π/2, और यहाँ पे इसका फेज होगा 3π। ये मैंने वेव 1 के लिए उसके एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ मैंने उसके जो फेज बनते थे रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सेम वेव 2 जो ग्रीन कलर में है उसके फेज लिखूंगा तमाम पॉइंट्स पे। देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पीक वैल्यू से हो रही है, पॉजिटिव से, तो इसका फेज यहाँ पे कितना बनेगा स्टूडेंट, ज़ाहिर सी बात है इसका फेज यहाँ पे होगा पाई। यहाँ पे बी पॉइंट पे यहाँ इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा π/2, सॉरी यहाँ ए पॉइंट पे वेव 2 का जो फेज होगा, क्योंकि पीक वैल्यू हमेशा π/2 पे होता है, तो π/2 यहाँ पे हो जाएगा ये पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 सी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे वेव 2 का जो फेज है वो बन जाएगा 2π, और ई पॉइंट पे हो जाएगा 5π/2, और यहाँ पे एफ पॉइंट पे हो जाएगा 3π। ये दोनों वेव 1 और वेव 2, वेव 1 जो रेड कलर में, बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, जो वेव 2 है वो ग्रीन कलर में है, इसके दोनों के क्रॉसपोंडिंग जो फेज बनते थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे, हम ए पॉइंट पे चेक करते हैं कि कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं इस ए पॉइंट पे। देखिए ज़रा गौर से स्टूडेंट, जो हमारे पास वेव 1 है उसका फेज है 0 ए पॉइंट पे, और वेव 2 जो है ग्रीन कलर में उसका फेज ए पॉइंट पे है π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव 2 है उसका फेज ग्रेटर है ए पे, और वेव 1 जो जिसका फेज है 0 उसका फेज कम है। मीन जहाँ पे ए पॉइंट पे वेव 2 का फेज ज़्यादा है, वेव 1 का कम है। कितना है, वेव 1 का फेज है 0, वेव 2 का है π/2, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा π/2। here is the at point A the phase difference between wave 1 and wave 2 is equal to π/2। तो वेव पॉइंट ए पे किसका फेज ज़्यादा है, 2 का, किसका कम है, 1 का। जिसका फेज ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस कितना है, π/2, हम बोलेंगे जिसका फेज ज़्यादा है वो लीड कर रही है, जिसका फेज कम है वो लैग कर रही है। या फिर वैसे देख लें एट पॉइंट ए, यहाँ पे ए पॉइंट पे जो वेव 2 है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि ए पॉइंट पे जो वेव 2 है वो मैक्सिमम मीन वो पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। मीन वो आगे है, वो स्टार्ट तो उससे पहले कहीं पे हुई है, वेव 2 स्टार्ट पहले से हुई है, पीक वैल्यू से यहाँ पे है। उस पर ए पॉइंट पे वेव 2 का वैल्यू कौन सा है, पीक वैल्यू है, मीन उसका 0 पॉइंट किधर होगा, उससे आगे होगा। लेकिन ए पॉइंट पे वेव 1 का फेज स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम बोलेंगे जो वेव 2 है वो आगे है, वेव 1 पीछे है। हेयर वी कैन से दैट वेव 2 इज लीडिंग द वेव 1
एट पॉइंट ए बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए पॉइंट पे जो वेव 1 है वो अभी स्टार्ट हो रही है, उसका फेज यहाँ पे 0 है, जबकि वेव 2 का फेज यहाँ पे π/2 है, मीन उसका 0 फेज किधर था, उससे आगे था। मीन वेव 2 का फेज ज़्यादा है, वेव 1 का कम है। वेव 2 वैसे भी देख लें, यहाँ पे उसकी पीक वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, मीन 2 ज़्यादा है और 1 कम है। तो मीन हम कहेंगे कि एट पॉइंट ए 2 इज लीडिंग द वेव 1 बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। सिमिलरली किसी भी और पॉइंट पे, बी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। अब बी पॉइंट पे देखें, वेव 1 का फेज कितना है π/2, वेव 2 का फेज कितना है पाई। तो यहाँ पे डिफरेंस लें अगर पाई माइनस π/2, तो ये कितना बन गया, π/2 बन गया। तो सेम बी पॉइंट पे देखें जरा गौर से, वेव 2 का जो फेज है वो पाई है, जबकि हमारे पास जो वेव 1 है उसका फेज है π/2, तो वेव 2 का फेज ज़्यादा है यहाँ पे भी, और वेव 1 का फेज यहाँ पे कम है। डिफरेंस कितने हैं, π/2। हेयर वी कैन वंस अगेन से दैट एट अ पॉइंट बी द वेव 2 इज लीडिंग the wave 1 by the phase difference of π/2, or you can say that at point A and B the wave 1 is lagging behind the phase wave 2 by the phase difference of π/2। Similarly किसी भी पॉइंट A B C D E F किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें आप लोग, ठीक है। इस E पॉइंट पे चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते, दोनों का फेज डिफरेंस ले लेना आप लोगों ने। E पॉइंट पे अगर चेक करें, यहाँ पे वेव रेड कलर में जो है 1 उसका फेज है 2π, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में वेव 1 है उसका फेज है यहाँ पे 5π/2। दोनों का डिफरेंस लें, 5π/2 माइनस 2π, डिफरेंस चेक करें π/2, और यहाँ पे देखें 5π/2 ग्रेटर होता है, ये 2π, ज़ाहिर सी बात है 5π/2 ग्रेटर होता है। तो मीन यहाँ पे भी वेव 2 का फेज ज़्यादा है, वेव 1 का फेज कम है। डिफरेंस लिया कितना, π/2 है। हेयर वी वंस अगेन वी कैन से दैट एट अ पॉइंट E वेव 2 इज लीडिंग द वेव 1 by the phase difference of π/2, or you can say that wave 1 is lagging behind the wave 2 by the phase difference of π/2। इस सारे पॉइंट्स पे A B C D E F किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लें, दोनों का फेज डिफरेंस ले लें, तो आप यहाँ से जो रिजल्ट निकालेंगे वो यही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एट पॉइंट A B C D E and E the wave 2 is leading the wave 1 by the phase difference of π/2, or you can say that wave 1 is lagging behind the wave 2 by the phase difference of π/2। wave 1 लीड कर है, आगे है, wave 2 लैग कर है। अब यूँ बोल दें wave 1 wave 2 को लीड कर है, या फिर यूँ बोल दें wave 2 wave 1 को लैग कर है, एक ही बात है स्टूडेंट। यहाँ पे ये आप लोग, मेरे ख्याल में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एट पॉइंट A B C D E and F wave 1 is leading wave 2 by phase difference of π/2, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग एट पॉइंट्स A B C D E and F। पहले आपने बोला है कि वेव 1 लीड कर, वेव 2 लीड कर है वेव 1 को, ठीक है। वेव 1 इज लीडिंग, यहाँ पे मैंने गलत लिख दी है, एट पॉइंट A B C D E and F वेव 2, मैंने गलत लिखा है, 2 इज लीडिंग वेव 1 बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2 के ये सारे पॉइंट्स A B C D E F के क्रॉसपोंडिंग जो है वेव 2 लीड कर रहा है वेव 1 को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यहाँ पर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एट पॉइंट A B C D E and F वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड। लैग मीन पीछे है, बिहाइंड किसके, वेव 2। वेव 1 लैग कर रहा है बिहाइंड द वेव 2 by the phase difference of
π/2, π/2 फेज डिफरेंस से उसको लैग कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट डायग्राम की तरफ देखें, यहाँ से भी हम लोगों ने यही चीज़ देखनी है, मतलब ये रिपीट करना है, कंसेप्ट यही है, इसमें भी वही देखेंगे। देखें यहाँ पे भी वेव 1 जो है वो रेड कलर में है, वेव 2 जो है वो ग्रीन कलर में। अब यहाँ पे दोनों के लिए फेज लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फेज 2 के लिए, ग्रीन कलर के लिए। देखें ये जो वेव 2 है वो नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रही है। जब नेगेटिव पीक होता है, नेगेटिव पीक पे फेज कितना होता है आप लोग जानते हैं, नेगेटिव पीक पे फेज होता है 3π/2। ये देखें यहाँ पे 3π/2 होता है। पॉजिटिव पीक पे हमारे पास π/2 होता है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा इसका फेज 3π/2, क्योंकि नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो रही है वेव 1, तो वेव 2 सॉरी, तो उसका फेज होगा 3π/2। सिमिलरली अब नेक्स्ट इसका कौन सा पॉइंट होगा, आप सोच रहे होंगे कि 2π होगा, लेकिन नहीं। देखिए जरा गौर से, ये मैंने सर्कल बनाया है, इसके लिए कंप्लीट एंगल्स मैंने लिख दिए। अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो उसके लिए एंगल कैसे होंगे, ये देखिए, ये अगर सपोज कर ले उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये सेंटर ओ है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका फेज यहाँ पे 0 भी होता है, 2π भी होता है। 0 और 2π रेडियन या 360 डिग्री कॉमन पॉइंट ही होता है, एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे एंगल आपका 0 भी हो सकता है, 2π रेडियन या 360 डिग्री हो सकता है। अब जब कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करेंगे, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें इस पॉइंट से, तो आपका फेज 0 है। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करके यहाँ पे आएंगे तो आपका फेज 2π रेडियन होगा या 360 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट ही नेगेटिव पॉइंट से करते हैं, इधर 3π/2 वाले पॉइंट से करते हैं, मैं कहता हूँ इधर से आपने स्टार्ट किया, अब 3π/2 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, 0 लिखूँ या 2π लिखूँ, भाई 2π तो मैंने एंगल तब लिखना है ना जब मैंने एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल की है, 2π रेडियन या 360 डिग्री, तो तब लिखा जाना है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट ही 3π/2 नीचे से करूं तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा 2π नहीं बल्कि 0 होगा। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है कि लोअर पॉइंट से नेगेटिव पीक से स्टार्ट हुई है ये सेकेंड वेव, तो इसका फेज होगा नेगेटिव पीक 3π/2। नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, 0 फेज लिखा जाएगा। 2π नहीं लिखेंगे, 2π कब लिखते हैं, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करके आते हैं, आपने स्टार्ट ही यहाँ से की है, तो आपका नेक्स्ट 2π नहीं बल्कि 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। इसका फेज नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे सी पॉइंट पे, यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2π हो जाएगा। सिमिलरली वेव 1 जो कि रेड कलर में है उसके लिए भी फेज लिखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे फेज कितना है इसका, यहाँ पे फेज होगा इसका 0, और बी पॉइंट पे नो डाउट π/2, और सी पॉइंट पे पाए, और यहाँ डी पॉइंट पे 3π/2, ई पॉइंट पे कितना होगा इसका 2π होगा, और एफ पॉइंट पे कितना हो जाएगा 5π/2। अब देखें जी इसको, अब हम लोग किसी भी पॉइंट पे अक्रॉस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, हम लोग दोनों का फेज डिफरेंस चेक करेंगे, और चेक करेंगे कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है, ठीक है। तो हम बी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट से अगर हम लोग देखें, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बी पॉइंट पे चेक कर लें। अगर हम लोग बी पॉइंट की बात करें, अगर आप लोग जरा गौर से देखें, बी पॉइंट के ऊपर वेव 2 जो है उसका फेज 0 है, और वो मतलब स्टार्ट हो रही है 0 से ऑनवर्ड, बाद में π/2 आ रहा है, वो स्टार्ट हो रही है। लेकिन वेव 1 बी पॉइंट पे कितने फेज डिफरेंस उसका π/2 है, जो केस यहाँ पे था उलट हो गया वही, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट पे रिपीट कर रहा हूँ, वेव 2 का फेज 0 है, मीन वो देखिए यहाँ पे 0 है, वेव बी पॉइंट पे पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है ऊपर पे, मीन वो अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जबकि बी पॉइंट पे वेव 1 को देखें तो उसका फेज π/2 है, जबकि 2 का कितना है बी पॉइंट पे 0 है, तो मीन बी पॉइंट पे वेव 1 का फेज ज़्यादा है और वेव 2 का फेज कम है। मीन अब यहाँ पे बी पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि वेव 1 आगे है और वेव 2 पीछे है, ठीक है, यस। तो यही चीज़ आप बोलेंगे यहाँ पे, एट पॉइंट बी द वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2 बाय हाउ मच फेज डिफरेंस। चेक कर लें, बी पॉइंट पे जो आपके पास फेज है वेव 2 का वो 0 है, वेव 1 का कितना है, वेव 1 का है π/2, और वेव 2 का कितना है 0, डिफरेंस ले π/2। यस, यू कैन से दैट एट पॉइंट बी वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2। यहाँ पे वेव 1 इस डायग्राम में लैग कर रही थी, वेव 2 लीड कर रही थी। ये डायग्राम थोड़ी चेंज करके मैंने बनाई है। तो बी पॉइंट पे आप लोगों ने क्या देखा, वेव 1 का फेज डिफरेंस π/2,
2 का 0, you can say that at point B the wave 1 is leading the wave 2 by the phase difference of pi by 2, or you can say that at point B wave 2 is lagging behind the wave 1 by the phase difference of pi by 2। आप ऐसे बोल दें B पॉइंट पे वेव 1 लीड कर रही है वेव 2 को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, या फिर आप ऐसे कह दें कि जो वेव 2 है वो वेव 1 को B पॉइंट पे लैग कर रही है, ठीक है, बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। सिमिलरली किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, वही केस है आपके लिए। मैं कोई भी पॉइंट चेक करता हूँ, डी पॉइंट चेक कर लेते हैं। डी पॉइंट पे देखें जी, जो वेव 1 है उसका फेज है 3 पाई बाय 2, जबकि जो 2 वेव है ग्रीन कलर में उसका फेज है पाई। दोनों का डिफरेंस लें, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई, डिफरेंस आ गया पाई बाय 2। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, इसको बनाया ही इस तरह से गया है इन दोनों को कि फेज डिफरेंस दोनों का पाई बाय 2 ही आता है, ठीक है। तो सेम एट पॉइंट डी हम लोगों ने देखा, जो फेज है हमारे पास वेव 1 का वो 3 पाई बाय 2 है, वेव 2 का पाई है, दोनों का डिफरेंस लिया पाई बाय 2। यस, 3 पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन द पाई, सो वी कैन से दैट अगेन एट पॉइंट डी द वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2 at a point D by the phase difference of pi by 2, or you can say that at point D the wave 2 is lagging behind the wave 1 by the phase difference of pi by 2. Similarly, you can say that across the all points, corresponding points across on this diagram, the wave 1 is leading the wave 2 by the phase difference of pi by 2, or you can say that the wave 2 is lagging behind the wave 1 by the phase difference of पाई बाय 2। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग फेज़ लीड और फेज़ लैग को समझ सकें, साथ में फेज़ का क्या मतलब है। तो ये जो क्वेश्चन है फेज़ लीड एंड फेज़ लैग, ये प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में अक्सर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। और ये जो हमारे पास जहाँ पे मैंने बोला है ये वेव 1 है या वेव 2 है, नेक्स्ट जितने भी हमारे पास एसी सर्किट्स आ रहे हैं, एसी थ्रो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आरसी, आरएल, आरएलसी, सीरीज, पैरेलल, जितने भी सर्किट आ रहे हैं वहाँ पे हमने यही चीज़ें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेव 1 बोला है, वेव 2 बोला है, नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट होगा, ठीक है, एसी थ्रो, रजिस्टर या कैपेसिटर कोई भी, मैं वेव 1 को मे बी करंट बोल दूँ और वेव 2 को वोल्टेज बोल दूँ, करंट वोल्टेज। यहाँ पे ये अगर 1 मेरे पास करंट है तो ये वोल्टेज है, तो ये मेरे पास करंट है, ये वोल्टेज है। वहाँ पे यही चीज़ होगी, करंट मतलब एसी थ्रो रजिस्टर के क्रॉस कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, या दोनों फेज हैं, फेज डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर, इंडक्टर, जितने भी सर्किट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं वहाँ पे दोनों हर सर्किट में आपने बस यही चेक करना है कि हर सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल और करंट में कितना फेज डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है, एक लीड करेगा एक लैग करेगा या दोनों में भी इन फेज भी हो सकते हैं अगर इस तरह कन्फिगरेशन हो। लीड लैग कितने एंगल से हो रहा है, कितने फेज डिफरेंस पे हो रहा है, यही हम लोगों ने नेक्स्ट थ्रू ऑफ दी चैप्टर करना है। जितने भी एसी सर्किट्स पढ़ने हैं जस्ट फेज डिफरेंस लीड लैग को चेक करना है। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा था कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फेज लीड एंड फेज लैग का डेफिनेशन लिखे, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बना देनी है आपने ऑन पेपर, ठीक है, और बता देना है, ये फेज लिख के उसे बता देना है कि ये इस पॉइंट पे कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, और एक कॉमन सा पॉइंट के तमाम पॉइंट्स पे ये लीड कर रहा है ये लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट लैग कर रहा है। ये कोई एग्जांपल लेकर आप लोगों ने ये जो है ना ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट इसके रेलिवेंट तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।